बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। हम यूं ही निशाना बाजी कर रहे थे और एतफाकन हमारी चंद गोलियां एक गुजरते हुए हेलीकॉप्टर को जा लगीं, और ये भी मखसूस एतफाक ही हुआ कि प्रैक्टिस के दौरान बजूका से फायर किया हुआ मिसाइल भी इसी हेलीकॉप्टर से टकरा गया, और वो और इसके मुसाफिर जो यकीनन आला फौजी अफसरान होंगे जहन्नम वासल हुए। मेरे भारतीय फौजियों की हलाकत को जहन्नम वासल कहने से रफ़ीक चौंका और कहने लगा, मैं तुम्हारे बारे में पहले ही शक में पड़ गया था, क्योंकि कर्नल मुजम्मल जो बांग्लादेश का दुश्मन है, मैंने इसके साथ तुम्हें इसकी जीप में देखा था। ये बताओ कि तुम दर हकीकत कौन हो? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, क्या मेरे इंसान होने में आपको कोई शक है कि मुझे से ये पूछ रहे हैं और यहाँ शिकार के लिए आए हैं? शिकार किसका होगा? शायद मैंने आप पर वाज़ह नहीं किया था। चलो अब बता देता हूँ, मुझे जानवरों से ज़्यादा इंसानों और खुसूसन गरदारों के शिकार का शौक़ है। क्या तुम ही नहीं ने सकूता डाका के दौरान खलना में भारतीय फौज को हार पहनाकर इनका इस्तकबाल नहीं किया था? खलना में भारतीय फौजियों की आमद के वक्त तो पाक भारत जंग जारी थी और बांग्लादेश में मर्ज वजूद में नहीं आया था। क्या तुमने इस वक्त अपने पाकिस्तानी होने से गरदारी नहीं की थी? रफ़ीक आंखें फाड़े मेरी बातें सुन रहा था। मैंने दिल का गुबार निकालते हुए अपनी बात जारी रखी। 24 बरस पाकिस्तान का नमक खाने और इसका शहरी कहलाने के बाद चंद मुल्की गरदारों और भारत की शातराना चालों और मुक्ति बानी के बेस में भारतीय फौज मशरकी पाकिस्तान में भेजकर अपने अजीज वतनों को दो लख्त देखने वाले शहरियों की 3 कैटेगरीज हैं। पहली में वो लोग हैं जो अपने मुल्क को दुश्मन की साजिशों का शिकार होते देखकर खामोश न रह सके और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए शहीद हो गए। दूसरी कैटेगरी में वो लोग थे जो खामोशी से इस सदमे को सह गए, और तीसरी कैटेगरी में तुम और वो गरदार थे जिन्होंने वतन फरोशी में अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तानी अफवाज को सामने से भारतीय फौज और पीछे से तुम जैसे वतन गरदारों की गोलियों की बौछार सहना पड़ी। मैं अभी मजीद बोलता, लेकिन मैंने देखा कि रफ़ीक मेरे बोलने के दौरान गैर महसूस तरीके से मुझसे पीछे हटता गया और अचानक अपनी बंदूक मुझ पर तान का ट्रैगर दबा दिया। मट्टी भरे कारतूसों से जब बंदूक ठुस भी ना हुई और सिर्फ ट्रैगर चलने की आवाज़ आई तो इसने बंदूक फेंककर अपना पिस्टल निकाला और मुझ पर फायर करना चाहा। खाली पिस्टल ने भी जब साथ ना दिया तो रफ़ीक इसे भी फेंक कर मेरी तरफ लपका और मेरे पांव पर गिरकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा और जान बख्शी की इल्तिजा करने लगा। मैंने नंबर 2 को कहा कि चकमा मजदूर को अपनी गिरफ्त में ले लें। मैंने रफ़ीक को 2-3 ठुड्डे मारे और कहा कि उठकर बैठे और मेरे सवालों का जवाब दे, इसके बाद ही मैं इसके मुताल्लिक कुछ फैसला करूँगा। मैं एक बड़े पत्थर पर बैठ गया और रफ़ीक को सामने ज़मीन पर बैठने और अपने हाथ अपनी गर्दन के पीछे बांधने का कहा। मैंने बुलंद आवाज़ में रफ़ीक को सुनाते हुए कैसर को कहा कि रफ़ीक के पीछे खड़े हो जाए। मेरे जिस सवाल का भी रफ़ीक ने गलत जवाब दिया तो मैं हाथ से इशारा करूँगा, तुम अपने जूते पूरी ताकत से इसके सर पर मारना और अपने 2 साथियों को कहे कि इसे बाजुओं से पकड़ लें ताकि ये हिलजुल ना सके और जूतों की ज़रब ठीक इसके सर पर लगे। 100 जूते लगाने के बाद ये काम अपने दूसरे साथी को सौंप देना, क्योंकि इतने जूते खाने से शायद इस बेगैरत पर असर ना हो, लेकिन तुम थक चुके होगे। मैंने रफ़ीक की कुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म करने और इसे ब्रेकिंग पॉइंट पर लाने के लिए जानबूझकर जूते मारने की तादाद बताई थी। जब कैसर के साथी ने इसे बाजुओं से जकड़ लिया और कैसर अपने बूट उतार कर इसके पीछे खड़ा हो गया तो मैंने रफ़ीक से पूछा, सोनिया कहाँ है? कौन सोनिया? रफ़ीक के इस जवाब पर मैंने कैसर को इशारा किया। इसके तीसरे जूते पर ही रफ़ीक बोला, वही सोनिया जो राजा त्रिदेव की बेटी है, राजा की नहीं बल्कि रानी को शराब के नशे में मदहोश करके तुम्हारे स्याह कारनामे के बस जो इस दुनिया में आई है, वो सोनिया। मेरे इस सवाल नुमा जवाब पर
रफ़ीक खामोशी से फटी आंखों से मुझे देखने लगा। मैंने कैसर को सोनिया मेरे इस कहा, ये इसे थोड़े मज़बाना तरीके से नहीं बोलेगा, अब इसे मुसलसल जूते मारना शुरू करो और तब रुकना जब ये सोनिया की पैदाइश से लेकर अब तक के तमाम वाक़यात तफसीलन और बगैर रुके बताने पर रजामंद हो जाए। मेरे कहने पर कैसर ने इसके सर पर जूतों की बौछार कर दी, लेकिन पहले इसके मुंह में रुमाल ठोसकर इसे चीखने चिल्लाने और शोर मचाने से भी रोक दिया। मैंने सिगरेट सुलगाया और आंखें बंद करके जूते पड़ने की तादाद गिनने लगा। गालबन 20-22 होंगे कि कैसर बोला, भाईजान ये सब कुछ बताने पर रजामंद हो गया है, इसके 15 जूते और मारो कि इसे ये भी याद रहे कि इसे सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि सच बोलना है। सोनिया के मुताल्लिक हमें सब पहले पता चल चुका है। इसकी ये खिदमत हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये अपनी ज़ुबान से हमें सच बताए। मैंने ये कहकर फिर आंखें बंद कर लीं। सर पर जूते लगने की आवाज़ आने लगी। जब कैसर ने हाथ रोका तो मैंने रफ़ीक से पूछा, क्या सब कुछ अपनी ज़ुबान से उगल दोगे और मुझे सवाल करने की ज़रूरत तो पेश नहीं आएगी, वरना मेरे हर सवाल के साथ तुम्हारे सर की धुलाई फिर सिफर से शुरू होगी। रफ़ीक के इस बात में सर हिलाने पर मैंने कैसर को इसके मुंह से कपड़ा हटाने का कहा। इसके दोनों बाजू साथियों ने जकड़ रखे थे। रफ़ीक ने कोई राय फरार न देखकर अपने सर को सहलाने की इजाज़त मांगी। मैंने सख्ती से इनकार करते हुए कहा, बोलो और सिर्फ बोलो, क्योंकि इसकी तुम्हें इजाज़त दी गई है। मैं चाहता था कि जल्द अज जल्द असलियत जानकर इन दोनों से छुटकारा पाया जाए, क्योंकि ये जगह मेरी ज़ेरे ज़मीन तहखाना या सेफ हाउस न था, बल्कि हम जंगल में काली घाट के करीब इस जगह पर थे, जहां शिकारियों के अलावा काली घाट और टोआ के लोगों की आमदोरफ्त भी होती थी, और भारतीय हेलीकॉप्टर की तबाही के बाद तहकीकाती और तलाश करने वाले फौजी टीमों की जल्द आमद भी मुतवक्को थी। रफ़ीक की हालत भी नागुफ्ताबा हो चुकी थी। वो अटक अटक कर बोलने लगा, मेरी बदकिस्मती इसी रोज़ से शुरू हो गई थी जब आपसे मुलाकात हुई। चकमा कबीले के सरदार का पैगाम लेकर ये मजदूर के बेस में सरदार का सिपाही चंद रोज़ कबल यहाँ आया था और इसने आपको पहचान भी लिया था। मेरी बदकिस्मती कि मैंने इस वक्त आपका भेद फौज में अपने दोस्तों को ना बताया और ना ही इनसे कर्नल मुजम्मल का आपसे मिलने का जिक्र किया, क्योंकि भारतीय जासूस आपकी असलियत जानकर मुझे मुकाबलत बहुत ज़्यादा इनाम देते। मेरी तीसरी बदकिस्मती ये कि आपके हमरा शिकार पर चला आया, और चौथी बदकिस्मती ये कि मेरी बंदूक और पिस्टल ने भी मेरा साथ नहीं दिया। चोटों की वजह से मेरे सर दर्द से फट रहा है और मुझ में बोलने की ताब नहीं। सोनिया मेरी बच्ची है और रोज़ैन नाम से ईसाई खानका में रहती है। इसको मैंने रंगा माटी से लाते ही खानका वालों के हवाले कर दिया था, और वो शुरू से ही खुद को ईसाई समझती है और राहिबा बनने की तालीम पा रही है। सिर्फ मैं ही इसका भेद जानता हूँ। मुझे जिंदा रख कर ही आप इसे पा सकते हैं। मुझे जिंदा रखने में ही आपका फ़ायदा है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपसे पूरा तावन करूंगा। ये कहकर रफ़ीक या तो वाकई बेहोश हो गया और या इसने बेहोशी का ड्रामा किया। मैं खूब समझता था कि रफ़ीक ने जो कुछ भी उगला है वो तावन की जो पेशकश की है वो दिल से नहीं बल्कि जान के खौफ और जूतों की चोट लगने की वजह से की है। मिसेस डेविड की बात की तस्दीक रफ़ीक ने कर दी थी। इससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत भी न थी। सोनिया को हासिल करने का मेरा प्लान और जहरीले सांप को ज़ख्मी करके छोड़ना मेरी आदत न थी। मैंने कैसर, इसके साथियों और नंबर 2 को भी मीटिंग में शामिल किया। इस एक बात तो तयशुदा थी कि रफ़ीक और चकमा मजदूर को लाजमी हलाक करना है। मसला सिर्फ ये था कि हमारे पास वक्त की बहुत कमी थी। फौजी तहकीकाती टीम किसी भी वक्त इस इलाके को घेरे में ले सकती थी। हमें इस इलाके से जल्द अज जल्द तहकीकाती टीमों की पहुंच से बाहर निकलना, बजूका को तबाह करना, मिसाइलों को छुपाना और रफ़ीक और चकमा मजदूर का खात्मा करना था। सबसे पहले हमने बजूका के मिसाइल एक दरख्त के करीब गड्ढा खोदकर इसमें दफन किए। हदायत के मुताबिक बजूका
को हम हैंड ग्रेनेड से तबाह करना था, लेकिन ग्रेनेड फटने का धमाका गुजरने वाले शहरियों और अगर कोई तहकीकाती टीम करीब व जवार में हुई तो इसे मुतवज्जो कर सकता था। हमने बजूका को बजाय तबाह करने के एक गहरा गड्ढा खोदकर इसमें दफन कर दिया और रफीक और चकमा मजदूर के मुंह बंद करके और पुश्त पर इनके हाथ बांधकर टोआ की तरफ रवाना हुए। इन दोनों को हलाक करने में दो रुकावटें थी, पहली पिस्टल या किसी दूसरे हथियार के धमाके की आवाज़ और इनकी लाशों पर गोली लगने के निशान, और दूसरी मजदूर और गाइड को इनके मरने की ऐसी वजूहत बताना जिनसे वो कायल हो सकें। शिकार के दौरान निशाने के अचानक चूक जाने और इन्हीं दो को लगने का वाक़या खुद मुझे भी मुतमिन नहीं कर रहा था, तो इनको कैसे यकीन आता। गाइड और मजदूरों को बिला सबब अपने से पहले बिला वजह टोआ भेज देना और सिर्फ इन दोनों को रोकना, हेलीकॉप्टर की तबाही और इन दोनों की पुरसरार हलाकत। अगर कोई भी जी होश इंसान इन बिखरी हुई कड़ियों को मिलाने बैठता तो कड़ियों की जंजीर यकीनन मेरे गले में ही फिट होती। रफीक पीछू के तमाम वाक़यात का शायद था, बल्कि मैंने खुद इसे भारतीय हेलीकॉप्टर को तबाह करने का बताया था, इसलिए अब वो खासा मुतमिन दिखाई दे रहा था। अगरचे इन दोनों के मुंह बंद और हाथ बंधे हुए थे, लेकिन इन्हें ये यकीन ज़रूर था कि रास्ते में मिलने वाले राहगीरों के ज़रिए और या टोआ पहुंचकर इनके मुंह और हाथ तो खुलवा दिए जाएंगे और हमारे हाथ और मुंह बांध दिए जाएंगे। मेरी कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। टोआ की तरफ हमारा उठने वाला हर कदम हमें दरपेश आने वाली मुश्किलात और इन दोनों को आज़ादी के करीब करता जा रहा था। मैंने साथियों को कहा कि इन हालात में हमारे आगे बढ़ना ख़तरनाक है। हेलीकॉप्टर की तबाही और रफीक के साथ हमारे सलूक के बायस हम पहले ही बहुत दिनों से छुटकारा पाने का मुनासिब और महफूज तरीका समझने में न आने के बायस हमारे अपने आवाज़ साथ छोड़ रहे थे। मेरे साथी खामोशी से मेरे हर हुक्म की तकमील कर रहे थे। मैं ये भी सोच रहा था कि बतौर अपने लीडर के मेरी कोई गलती इन्हें खेदा के दौरान जंगली हाथियों के मैसूर होने के बाद अपने लीडर को हलाक करने वाला वाक़या कहीं मुझ पर ही ना दोहराया जाए। मैंने मरवजा रास्ता छोड़कर जंगल के करीब 200 मीटर अंदर जाकर बैठने और अपनी इस मुश्किल का हल सोचने का फैसला किया। रास्ते से हटकर जब हम जंगल के अंदरूनी हिस्से की जानब बढ़ने लगे तो रफीक और मजदूर ने एक तरफ जाने में मजम्मत करते हुए पहले तो मुंह हाथ से गूं गूं की आवाज़ें निकाली और जब मेरे साथी इन्हें धकेलते हुए आगे बढ़ाने लगे तो पहले रफीक और फिर मजदूर ज़मीन पर लेट गए। रफीक की पुश्त पर कैनवस का एक छोटा सा बैग बंधा हुआ था। इसे उठाने की कोशिश में इस बैग पर हाथ पड़ा तो कैसर के एक साथी ने बताया कि बैग में एक बोतल भी है। हमने बैग को खोला तो देखा तो इसमें स्कॉच विस्की की एक भरी हुई सील बंद बोतल के अलावा कपड़ों का एक जोड़ा और कंघी शीशा वगैरह थे। मेरे कहने पर साथियों ने बोतल निकाल ली। इन दोनों को डंडे मारकर उठाया और धकेलते हुए इन्हें बद वक्त थोड़ा सा मजीद आगे जंगल के अंदर ले गए। वहीं एक जगह पर बैठकर मैं इनसे छुटकारा पाने की कोई सबील सोचने लगा। सिगरेट निकालने के लिए मैंने अंदरूनी जेब में हाथ डाला तो जेब के दूसरे खाने में जहरीले तीर का रुमाल में लिपटा हुआ टुकड़ा मिला, जिसे मैं वहां महफूज करने के बाद बिल्कुल भूल चुका था। मैंने सिगरेट सुलगाया और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। मेरे साथी भी यकीनन यही सोच रहे होंगे। मुझे अपने मुताल्लिक़ बड़ा गुमान था कि मैं सही फैसला करने में देर नहीं लगाता, लेकिन गुज़श्ता 4 सालों से भारत, काठमांडू और अब थाईलैंड, बर्मा और भारत में मुरंग, मग और चकमा कबाइल और इनके बाद आज सुबह तक पै दर पै और मुसलसल गैर यकीनी की कैफियत और गैर मामूली हालात ने मेरी जो हालत कर दी थी, इसे बयान करने में मुझे कोई आर नहीं। मुझ में सबसे बड़ी तब्दीली मेरी सही फैसला करने की सलाहियत में नुमाया कमी थी। आज भी मेरी हालत ये है कि गाजी और जांबाज को तहरीर करते वक्त मेरे चेहरे पर तनाव और इज़्तिराब को मेरी रफ़ीक़े हयात और दोस्त अहबाब साफ महसूस करते हैं। माजी में गुजरे हुए वाक़यात को यकजा करते हुए जब भी मेरी हालत ऐसी हो जाती है तो कायरीन मेरी इस वक्त की हालत का बखूबी
اندازہ لگا سکتے ہیں جب ان مشکلات میں گرا ہوا تھا، جب کوئی بھی صحیح حل دماغ میں نہ آیا اور وقت کی تیزی سے گزرنے کا احساس بڑھتا گیا، تو میں نے جو فیصلہ کیا وہ ناپختہ اور کمزور تھا۔ میرے ساتھی بھی بالکل خاموش تھے اور میرے کئی بار ان سے پوچھنے کے باوجود وہ کوئی حل نہ بتا سکے اور خاموش رہنے میں ہی انہوں نے اپنی عافیت سمجھی۔ میں نے نمبر 2 کو کہا کہ رفیق کے منہ سے کپڑا ہٹا کر اس کا منہ کھولے اور کیسر سے کہا کہ وسکی کی بوتل کھول کر بوتل اس کے منہ میں ڈال دے اور جب تک شراب کا آخری قطرہ بھی اس کی حلق سے نیچے اتر نہ جائے نہ تو بوتل اس کے منہ سے ہٹائے اور نہ ہی شراب کو باہر گرنے دے۔ 10 منٹ میں یہ مسلسل عمل مکمل ہو گیا تو میں نے نمبر 2 کو کہا کہ رفیق کو درخت کے سہارے بٹھا دے تاکہ ساری شراب اس کے معدے میں چلی جائے۔ رفیق نے تھوڑی دیر تو اس زبردستی کی شراب نوشی کے خلاف جدوجہد کی اور پھر نڈال ہو گیا۔ اس سے فارغ ہو کر چکمہ مزدور کو میرے کہنے پر پکڑ کر بٹھا دیا گیا اور میں نے زہریلے تیر اس کی گردن میں 3 جگہ اس طرح چبویا جیسے کسی سانپ نے اسے کاٹا ہو۔ مزدور 2-3 مرتبہ پھڑکا اور 5 منٹ میں ہی اس کی جان نکل گئی۔ اس کے منہ سے کپڑا ہٹا کر اور ہاتھ کھول کر ایک نزدیکی درخت کے قریب اس طرح لٹا دیا گیا کسی زہریلے سانپ نے اسے کاٹا ہو۔ مزدور سے فارغ ہو کر میں نے اپنے ریوالور کے دستے سے رفیق کے سر کے اس مخصوص جگہ پر 4-5 سخت چوٹیں لگائی جہاں حرام مغز ہوتا ہے۔ رفیق تو شراب کے اثر سے ہی بے ہوش ہو چکا تھا، اس لیے اس نے سر پر چوٹیں لگنے سے بھی نہ بھری اور ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے نبض دیکھ کر اور اس کے نتنوں سے آئینہ لگا کر جب مجھے تسلی ہو گئی کہ وہ مر چکا ہے تو کیسر نے اس کی ساری جیبیں اور بیگ کی تلاشی لی اور کرنسی کے سوا تمام کاغذات نکال لیے۔ یہ بنگلہ اور انگریزی میں لکھے ہوئے کاغذ تھے۔ بوتل اس کے قریب رکھ کر کارتوسوں کی پیٹی اور بندوق بھی کیسر نے اٹھا لی اور میرے کہنے پر اس کے پسٹل میں 30 بور کی اس کی اپنی گولیاں ڈال دیں اور اپنا 30 بور کی گولیوں سے بھرا پیکٹ بھی نکال لیا۔ بندوق سے مٹی بھرے کارتوس بھی نکال لیے گئے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ انہیں اسی حالت میں چھوڑ کر جلد از جلد ٹوآ پہنچا جائے۔ ہم تیز قدمی سے چلتے ہوئے ٹوآ پہنچے۔ میں نے گائیڈ کو کہا کہ رفیق اور مزدور ہم سے بچھڑ کر ہم سے پہلے ہی یہاں آنے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ہم نے واپس آتے ہی انہیں بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے۔ میں نے انجان بنتے ہوئے گائیڈ سے پوچھا کہ یہ دونوں کب کے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ گائیڈ کے یہ بتانے پر کہ وہ ابھی تک یہاں نہیں آئے، میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے کہا وہ شاید کسی اور شکار پارٹی کے ہمراہ بھی جنگل میں ہی ہوں گے۔ ہمیں واپس کھلنا جانا ہے، لہٰذا ان کا انتظار کرنے کے بجائے 3 مزدوروں کے ساتھ دوسرا گائیڈ یہاں ہی ٹھہرے اور ان کے ہمراہ واپس آئے اور تم 2 مزدوروں کے ساتھ ہمارے ساتھ کھلنا چلو۔ کھلنا پہنچ کر میں تمہاری اور مزدوروں کی بقایا ادائیگی کر دوں گا۔ گائیڈ نے دوسرے گائیڈ اور 3 مزدوروں اور کھانا بنانے والے کو وہیں رفیق کا انتظار کرنے کا کہا اور 2 مزدوروں کے ساتھ ہمارا سامان اٹھا کر گھاٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ڈلنے کے بعد ہم کھلنا پہنچے۔ میں نے ساتھی کو ایک ریسٹورنٹ میں بٹھایا اور خود سیدھا کرنل مزمل کے گھر پہنچا۔ کرنل مزمل گھر پر ہی تھا۔ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہوئے وہ بولا، ہیلی کاپٹر کی تباہی کی خبر ہمیں صبح 10 بجے مل گئی تھی۔ اطلاعات کے مطابق ہماری تحقیقاتی ٹیم تو حادثے کے 1 گھنٹے بعد ہی حادثے کے مقام کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ آج بعد دوپہر بھارتی ٹیم بھی جیسور پہنچ گئی ہے۔ ہیلی کاپٹر میں سوار اب 1 میجر اور 1 بریگیڈیئر، 2 میجر اور پائلٹ تھے جو سارے مارے گئے اور ان 8 لاشوں کے اعضاء وسیع علاقے میں بکھر گئے۔ میں نے مزمل کو رفیق اور مزدور کی ہلاکت اور مزدور اور گائیڈوں کو ان کے متعلق اپنی لا علمی کا بتاتے ہوئے کہا، مجھے پورا احساس ہے کہ میری اس بات میں کوئی وزن نہیں